हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी के लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। लगभग 1 से 2 टॉपिक बच चुका है, जिसमें आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड नाम का जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन टाइम डिस्टेंस और स्पीड के जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेलगाड़ी चल रही है, एक मैन को क्रॉस करती है तो कितना टाइम लेगी, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लेगी, या फिर एक रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। एक चोर है, एक पुलिस है, अगर चोर पुलिस के बीच का गैप 220 मीटर का है तो चोर पुलिस को कितनी देर में पकड़ लेगा। ऐसा बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे टाइप के कंटेंट हमारे पास, की पॉइंट्स है जिसे यूज करके हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में टाइम डिस्टेंस एंड वर्क का जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है, टाइम स्पीड और जो डिस्टेंस है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस जो है कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और क्या क्या की पॉइंट्स है जिसका यूज करके हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगते हैं इसके, काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए, और डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए मैं आराम से बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स है जिसका यूज करके हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम की पॉइंट्स के बारे में देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से। उसके साथ ही साथ अगली आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम जो काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी बार आ चुका है और आने की संभावनाएं काफी अधिक है, उसको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम अपने की पॉइंट्स, जो टाइम डिस्टेंस और स्पीड है उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट्स है कि जो टाइम डिस्टेंस और स्पीड है उसका पहला रिलेशन दिखा रखा है आपको कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये पहला रिलेशन आपको शो कर रखा है। इसी के साथ इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरा फॉर्मूला है हमारा, अगर हमें स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। अगर हमें स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तीसरा फॉर्मूला, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उससे 3 फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए इस फॉर्मूले का क्लैरिफिकेशन क्या दे रखा है, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आप सभी को पता है ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। इफ 2 वैल्यू आर गिवन, द थर्ड वैल्यू कैन बी फाइंड इजीली। 2 वैल्यू पता है तो तीसरा वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि अगर हमें स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तो टाइम इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 वैल्यू पता होगी तो तीसरी इजीली निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में 2 वैल्यू बताई जाएगी आप लोगों को। किस टाइप से बताई जाएगी, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में बोला है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर covering the distance of 300 किलोमीटर, find the time taken। बोला गया है कि एक मैन जो है, एक आदमी है, वो ट्रेवल कर रहा है दिल्ली से चंडीगढ़, जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो आपको बताना है कि टाइम कितना लेगा वो। तो चलिए देखते हैं टाइम कितना लेगा वो। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 300 किलोमीटर है। डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर है। और आप बोलेंगे स्पीड कितनी है, अगर आपको स्पीड देखना हो तो स्पीड है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले देखना पड़ेगा कि यूनिट सेम है कि नहीं। यूनिट ये किलोमीटर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मतलब यूनिट सेम है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें फॉर्मूला पता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
डिस्टेंस है हमारा 300 किलोमीटर और स्पीड है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। तो 10 से 10, 6 पंजे 30, मतलब 6 आवर्स आएगा। 6 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर की है। तो ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये फॉर्मूला इजीली समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अगर देखिए आपको डिस्टेंस दिया हो 300, अगर आपको डिस्टेंस दिया हो 300 किलोमीटर, अगर आपको टाइम दिया हो 6 घंटे, तो आपको स्पीड बताना हो तो स्पीड भी बता सकते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड हमारा 50 किलोमीटर पर आवर था और टाइम हमारा कितना था? 6 घंटे था। तो इजीली आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला। अगर आप सही निकाले हैं तो इन तीनों फॉर्मूले में तीनों वैल्यू जो है हर एक फॉर्मूले से इक्वल ही आएगी। अगर आपने गलत किया है तो फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला की पॉइंट देखते हैं। उम्मीद करूंगा वो वाला फॉर्मूला आपने देख लिया होगा कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और उससे 3 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज कैसे करना है वो भी सीख चुके होंगे। अगला की पॉइंट देखिए हमारे पास है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। चलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ये तो पता चल गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। इसने बोला एक पर्सन जो है ए से बी की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से ए की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और एक पर्सन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा पर्सन है हमारा बी से ए की तरफ जा रहा है, स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें इस एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा मैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है उसे मान लिया मैंने डी किलोमीटर है। ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया डी किलोमीटर है। चलिए ठीक है, डी किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। आप सभी को पता है टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए ए से बी की तरफ डी किलोमीटर कवर कर रहा है, बी से ए की तरफ डी किलोमीटर कवर कर रहा है, डी किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर तो 2D किलोमीटर हो जाएगा। 2D किलोमीटर जो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम निकालते हैं। तो पहले टाइम 1 निकालते हैं। देखिए डी किलोमीटर कवर कर रहा है, ए जो है डी किलोमीटर कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कैसे निकालेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा डी और स्पीड है हमारा 30, तो ये आ गया T1। और T2 कैसे निकालेंगे? तो आप सभी को पता है जो B है, B से A की तरफ कवर किया जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस D किलोमीटर है। तो डिस्टेंस D किलोमीटर को कवर करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं हम, तो टाइम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है D अपॉन 20, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 कितना है? तो D अपॉन 30, और T2 कितना है? तो आप बोलेंगे D अपॉन 20। इनका एलसीएम आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 30 दूनी 60, 20 दिया 60, तो यह आ जाएगा 5D अपॉन 60। ठीक है, तो टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा कितना? 2D, और टोटल टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 5D अपॉन 60, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 2D अपॉन 5D इंटू 60,
तो डी से डी चला गया और ये 5 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। जो एवरेज स्पीड है हमारी वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो देखा आप लोगों ने, अगर डिस्टेंस पता भी ना हो तभी भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें स्पीड पता हो, बस स्पीड पता हो, डिस्टेंस ना भी पता हो, तभी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर करें हम, तो देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। हमें डिस्टेंस कवर करना है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी साहब। तो ये जो 30 और 20 है, ये जो 30 और 20 है, इसका एलसीएम लेंगे, वही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। ये 30 और 20 है, एलसीएम लेंगे वही हमारा टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस होगा तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर हो गया। तो टाइम निकालेंगे, अगर हम t1 निकालें तो 60 किलोमीटर अपॉन ये हो जाएगा आपका, देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर के हिसाब से कर रहा है तो 2 घंटे लेगा। और T2 निकाले 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर के हिसाब से कर रहा है तो 3 घंटे लेगा। मतलब कि ये जो 60 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले टाइम 1 निकल गया, टाइम 2 निकल गया, तो टाइम निकालेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम है हमारा वो T1 प्लस T2 के बराबर होगा। टोटल टाइम T1 प्लस T2 के बराबर होगा। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो टोटल टाइम 5 घंटे के बराबर आया। टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस 120 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर ए से बी की तरफ जाने में लगेगा और बी से ए की तरफ आने में 60 किलोमीटर लगेगा। तो 60 प्लस 60 120 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर हो जाएगा और टाइम जो है 5 है टोटल। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर। तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई हमारी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाती है। तो एवरेज स्पीड आई हमारी 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस तरीके से भी आप 24 किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जो सा आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और प्रैक्टिस सेट में आप कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल कर पाते कि नहीं, आंसर बता पाते कि नहीं। अगला की पॉइंट देखिए, हमारा अगला जो की पॉइंट है वो क्या है, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है अगला की पॉइंट हमारा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 व्हीकल्स है तो उनके बीच का जो स्पीड है वो कितना होगा। 2 व्हीकल्स हैं तो उनकी स्पीड का क्या करेंगे हम, दोनों व्हीकल्स की स्पीड का क्या करेंगे, कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, ये सारी चीजें हम रिलेटिव स्पीड में पढ़ते हैं। तो रिलेटिव स्पीड में सबसे पहले सेम डायरेक्शन की बात करें, 2 केस होता है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन में जब भी 2 व्हीकल्स होते हैं सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, तो उनके स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। रिलेटिव स्पीड जो होता है उनके स्पीड का डिफरेंस होता है। रिलेटिव स्पीड जो होता है उनके स्पीड का डिफरेंस होता है। मतलब s की वैल्यू स्पीड निकालें तो s1 माइनस s2 करना पड़ेगा। मतलब अगर स्पीड निकालना चाहे हम तो स्पीड 1 में से स्पीड 2 को माइनस करना पड़ेगा, तभी रिलेटिव स्पीड होगा सेम डायरेक्शन के लिए। देखिए क्या बोला है सेम डायरेक्शन के लिए, व्हेन 2 थिंग्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स। इनके रिस्पेक्टिव स्पीड्स जो है उनके डिफरेंस का जो भी आएगा हमारा स्पीड वो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। जो 2 स्पीड के डिफरेंस का जो स्पीड आएगा वो होता है रिलेटिव स्पीड। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे कि स्पीड कैसे निकालेंगे। स्पीड 1 में से स्पीड 2 को माइनस कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा हमारा। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ए और बी आर गोइंग टू सेम पॉइंट जेड, ए और बी गोइंग टू अ सेम पॉइंट जेड एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है जेड की तरफ जा रहा है, ए जेड की तरफ गोइंग हो रहा है, जा रहा है,
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी जो है जेड की तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड निकालना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है मतलब एस की वैल्यू निकालनी है। तो S1 में से S2 को माइनस कर देंगे, मतलब 80 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर देखिए रिलेटिव स्पीड की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमें स्पीड 1 की वैल्यू 80 किलोमीटर दे रखी है, स्पीड 1 की वैल्यू 80 किलोमीटर दे रखी है, तो स्पीड 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? हम स्पीड 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। एस की वैल्यू है 20 और स्पीड 1 की वैल्यू है 80 और स्पीड 2 की वैल्यू है S2। तो S2 की वैल्यू निकालेंगे तो 80 में से 20 गए 60 आ गया, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड वाला स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर था। तो ऐसे आप फॉर्मूला यूज करके किसी भी दो वैल्यू अगर पता हो आप लोगों को, तीसरी वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला की पॉइंट देखते हैं हम। अगला की पॉइंट है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। सबसे पहले हमने सेम डायरेक्शन के लिए पढ़ा, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए पढ़ेंगे। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या मतलब कि दो व्हीकल्स है हमारे पास, दो गाड़ी है जो अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कर रही है, एक अगर आगे जा रही है तो एक पीछे जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो व्हीकल्स मूवमेंट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो स्पीड का सम होगा। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 जो होगा वो रिलेटिव स्पीड के बराबर होगा। देखिए मान लीजिए दो व्हीकल्स आपके पास, दो व्हीकल्स आपके पास। सबसे पहले ये वाली व्हीकल्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली व्हीकल्स इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक और गाड़ी आपके पास ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो स्पीड जो है वो आ जाएगा आपका S1 प्लस S2 के बराबर, दोनों का सम हो जाएगा। स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड जो है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 के बराबर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल देखिए, ए मूविंग टुवर्ड पॉइंट Z 60 किलोमीटर पर आवर और बी गोइंग टू अवे फ्रॉम Z 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए मान लीजिए ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा हमारा, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा हमारा, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर इक्वल टू 140 किलोमीटर पर आवर। 140 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी दो चीज की वैल्यू पता हो तो तीसरी इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करते हैं और सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करते हैं। तो माइनस कब करना है, प्लस करना है, कब करना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर यूनिट कन्वर्जन के बिना ही फॉर्मूला लगाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखिए किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। अब आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। 18/5 से मल्टीप्लाई करना है
तो आप सब समझ चुके होंगे कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यूनिट कन्वर्जन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये सीख जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर किसी की स्पीड है, मान लीजिए किसी कोई व्हीकल है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कोई व्हीकल आपके पास वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपको बताना है ये मीटर पर सेकंड में किस स्पीड से चलेगी। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो किलोमीटर है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 पंजे 90 और ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूं 25 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए तो 25 मीटर पर सेकंड को 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से काटेंगे 25 25, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर जो पहले था हमारे पास वही आ गया। तो अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन आ गया तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी क्वेश्चन को। फॉर्मूला लगाना इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन से पहले अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, यूनिट सेम नहीं है फिर भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप कितना भी कैलकुलेशन अच्छा कर ले, कितनी भी स्पीड बढ़ा ले, क्वेश्चन गलत होना है, मतलब होना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है और आपको याद रखना है कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे किलोमीटर बड़ा होता है। तो जब बड़े से छोटा करना है तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। छोटी फ्रैक्शन 5/18 छोटी फ्रैक्शन होती है, तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मतलब छोटी चीज को बड़ी बनानी है, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि 5/18 से कम मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से कम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब छोटी चीज को बड़ी बनानी है तो छोटी चीज को जब बड़ी बनानी है तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी है, और जब बड़ी चीज को छोटी बनानी है तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला कंसेप्ट देखते हैं ट्रेन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेन का। ट्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे 95% क्वेश्चन ट्रेन पे बेस होते हैं। 95% क्वेश्चन जो होते हैं ट्रेन पे बेस होते हैं। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को स्किप करने का आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके कुछ केस होते हैं, केस की बात करेंगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से कि कौन से केस में कौन सा कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्रेन वाले क्वेश्चन को करते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं और केस बाय केस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस है ट्रेन का। देखिए ट्रेन में पहला केस क्या है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पर्सन और पोल। अगर ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है, तो उसके लिए हमें क्या क्या यूज करने चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट यूज करने चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, तो वो देख लेते हैं। जब भी ट्रेन जो है किसी पर्सन को या किसी पोल को क्रॉस करती है, जब भी ट्रेन किसी पर्सन को या किसी पोल को क्रॉस करती है, तो जो पोल है या पर्सन है उसकी जो हाइट है या उसकी जो लेंथ है उसे इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी लेंथ को इग्नोर कर दिया जाता है। जो ट्रेन है अपने आप को जितना टाइम में क्रॉस करेगी उतने ही टाइम में उस पर्सन को भी क्रॉस करेगी। हम मान लेते हैं कि ट्रेन अपने आप को जितने टाइम में क्रॉस करेगी उस पर्सन को भी इतने ही टाइम में क्रॉस करेगी। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ मैन। आपको बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो एक मैन को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगी, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगी वो एक मैन को क्रॉस करने में। ठीक है जी साहब। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस है 100 मीटर का, वो मीटर में है, और जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को मीटर बनाना है, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है। यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट को सेम करेंगे, मतलब 90 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 पंजे 90 होता है, 5 × 5 25 होता है, मतलब 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया।
तो हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, तो आप सभी को पता है जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं हम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 100 मीटर का और स्पीड हमारा 25 मीटर पर सेकंड का। तो 4 सेकंड में उस मैन को क्रॉस कर देगी, 4 सेकंड में उस मैन को ट्रेन जो है क्रॉस कर देगी। तो कभी भी पोल की बात करें या किसी मैन की बात करें, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्रॉस करने में, या कोई डस्टबिन हो गया या कोई बॉक्स हो गया, उसे क्रॉस करने की बात की जाए तो ट्रेन अपनी लेंथ को जितना टाइम में क्रॉस करेगी उतनी ही टाइम में उस मैन को भी क्रॉस करेगी। तो ट्रेन की लेंथ थी 100 मीटर और जो उसकी स्पीड थी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 25 मीटर पर सेकंड आया। तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस मिल गया, हमें स्पीड मिल गया। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो आ गया 4 सेकंड के बराबर। तो पहला केस आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी पोल और मैन की बात की जाए तो ट्रेन की जो लेंथ होती है उसी लेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम में मैन को भी क्रॉस करने में टाइम लगेगा। ओके, तो पहला केस आई होप समझ चुके होंगे आप लोग और नेक्स्ट केस के लिए तैयार होंगे। तो केस 2 की बात करते हैं हम। केस 2 में ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अगर कोई ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का समेशन, और जो स्पीड है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो आप बताइए कितना टाइम लेगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, 200 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर की ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगाएगी। तो आप सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, प्लेटफॉर्म को और ट्रेन की लेंथ को सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि in such case the distance covered by train to cross the platform will be equal the summation of length of the train and platform। देखिए जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इक्वल द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ और जो ट्रेन की लेंथ है उसका समेशन के इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, वही सेम क्वेश्चन कि 100 मीटर की एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, जिसकी स्पीड हमारा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, वो 150 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगी। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा कितना, देखिए 100 मीटर प्लस 150 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 250 मीटर के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 250 मीटर के बराबर। टोटल डिस्टेंस निकालते हैं ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का समेशन। तो ट्रेन की लेंथ 100 मीटर थी, अब प्लेटफॉर्म की लेंथ जो थी 150 मीटर, तो उनका समेशन निकाल लिया हमने, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ऊपर डिस्टेंस जो है मीटर में है और नीचे स्पीड किलोमीटर में है, तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 पंजे 90 होता है, तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, तो आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है हमारा 250 मीटर और स्पीड है हमारा 25 मीटर, तो यह हो जाएगा 10। तो 10 सेकंड में क्रॉस कर देगी वो प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो 10 सेकंड में 10 सेकंड लगाएगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, केस 2 को भी समझ चुके होंगे ट्रेन वाले, कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं उसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में क्या बोला है, ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन मूविंग द सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होती है, एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले
स्पीड का डिफरेंस लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे और जो लेंथ है ट्रेन की, दोनों लेंथ को हम सम करेंगे। देखिए क्या बोला, इन सच अ केस द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन in such a case the distance covered by train to cross the other train is equal to the sum of length of two trains. To calculate the time we need to consider relative speed for one train with respect to other train. जो कि मैंने अभी बताया वही कि सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम टोटल स्पीड निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ट्रेन फर्स्ट की लेंथ और ट्रेन सेकंड की लेंथ का समेशन जो होगा टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। ट्रेन फर्स्ट की लेंथ और ट्रेन सेकंड की लेंथ जो होगा उसका समेशन हमारा टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। बात करते हैं टोटल स्पीड की, तो सेम डायरेक्शन के अंदर है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में एस निकालते हैं हम S1 माइनस S2 करके, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए एग्जांपल में क्या बोला है, 100 मीटर की ट्रेन है, एक 100 मीटर की लेंथ की ट्रेन है हमारे पास जो ट्रेवल कर रही है, जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर को क्रॉस कर देती है। और वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, एक दूसरी ट्रेन है जिसे क्रॉस कर रही है, 50 मीटर की दूसरी ट्रेन है जिसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी वो, अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आपको बोला जाए कि एक ट्रेन है 100 मीटर की ट्रेन है हमारे पास, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में आ रही है, जो 50 मीटर की है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में, कितने टाइम में क्रॉस कर देगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन जो कि हो जाएगा 150 मीटर के बराबर, 150 मीटर के बराबर। बात करते हैं टोटल डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास। अब टोटल टाइम की बात करें, सॉरी टोटल स्पीड की बात करें, तो टोटल स्पीड आ जाएगा हमारा स्पीड 1 प्लस स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। रिलेटिव स्पीड जो होता है सेम डायरेक्शन में वो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 होता है। स्पीड 1 है 90 किलोमीटर और जो स्पीड 2 है वो है हमारे पास 36 किलोमीटर। तो यह आ जाएगा आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर देखिए डिस्टेंस आपका मीटर में है और जो टोटल स्पीड है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 18 या 54 क्या हो जाएगा 5 या 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकालना पड़ेगा मुझे, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा। डिस्टेंस आपका 150 मीटर का, स्पीड आपका 15 मीटर पर सेकेंड का, तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, तो 10 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी। अगर सेम डायरेक्शन में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, अगर पहली ट्रेन 100 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन 50 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो पहली वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में कवर कर देगी, 10 सेकंड में क्रॉस कर देगी। तो अगर आपको इस टाइप का केस 4 टाइप का क्वेश्चन है, केस 3 टाइप का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस करे तो कितना टाइम लेगी, तो इजीली आप कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करके और शेयर भी करते रहिए ताकि आपके दोस्तों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे कि हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं जो रियल लाइफ में हम करते हैं। रियल लाइफ में देखते हैं कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ कितना इंटरेस्टिंग होता है, रियल लाइफ पे बेस होता है, ये अपने दोस्तों को बताइए। अगला केस देखते हैं, केस 4 की बात करते हैं। ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए एक ट्रेन इस साइड से आ रही है और एक ट्रेन इस साइड से जा रही है, तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप एक ट्रेन किसी स्टेशन पे आते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो एक ट्रेन इधर से आ रही होती है, एक ट्रेन इधर से जा रही होती है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है।
तो आप सोचिए कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी वो एक दूसरे को, कितने टाइम लेगी वो क्रॉस करने में। तो इस कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टोटल लेंथ निकालने की जरूरत पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस जो होगा ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लेंथ के बराबर होगा। ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की जो लेंथ है उसके बराबर हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। बात करें अगर टोटल स्पीड की, तो टोटल स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो टोटल स्पीड जो होगा उसका समेशन लिया जाएगा। मतलब ट्रेन 1 की स्पीड और ट्रेन 2 की स्पीड को सम कर दिया जाएगा। ट्रेन 1 की स्पीड और ट्रेन 2 की स्पीड का समेशन लिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इन सच केस द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन to cross the other train will be equal the summation of length of the two trains. To calculate the time we need to consider relative speed of the one train with the respect to other train, जो कि मैंने अभी बताया वही लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े, इसका एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 100 मीटर की ट्रेन है एक जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हाउ मच टाइम टू क्रॉस अदर ट्रेन, कितना टाइम लेगी अदर ट्रेन को क्रॉस करने में। दूसरी ट्रेन की लेंथ 50 मीटर है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है, बस सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। सेम एग्जांपल आपके पास, सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन कर दिया गया है। तो आपको सेम चीज करना है, बस रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। बस रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस पहली वाली ट्रेन का लेंथ दूसरी वाली ट्रेन का लेंथ का समेशन होगा। पहली वाली ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है, दूसरी वाली ट्रेन का जो लेंथ है वो 50 मीटर है, तो इनका समेशन जो होगा 150 मीटर के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम स्पीड की, अगर हम स्पीड देखें तो पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इन दोनों का समेशन लिया जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो समेशन करना पड़ेगा। 90 और 36 होगा 126 किलोमीटर, 126 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए, ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और नीचे वाला जो स्पीड है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से करते हैं, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यही होगा ना। एक बार फिर से देखते हैं, 9 एकम 9, 10 11 12, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 35 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया इसका जो स्पीड है वो मीटर में आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2 मूविंग दी अपोजिट डायरेक्शन। तो देखते हैं टाइम कितना लगाते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका 150 मीटर के बराबर और जो स्पीड है वो है हमारा 35 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इसको काटेंगे 5 से काटते हैं 7 आएगा, 5 से काटते हैं तो 5 या 15, तो ये आ गया 30/7 सेकंड। या फिर अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 7 चौक 28, 29 30/7 सेकंड। तो 4 2/7 सेकंड में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर देगी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में 4 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा समय लेगी, 4 पॉइंट कुछ सेकंड लेगी। ठीक है, 4 पॉइंट कुछ सेकंड लेगी। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो स्पीड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन की बात की जाए तो स्पीड का फॉर्मूला S1 माइनस S2 हो जाएगा। डिस्टेंस वैसे निकालेंगे, ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ का समेशन। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं केस 5 की बात करते हैं। केस 5 में क्या बोला है, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, एक ट्रेन है जो किसी मैन को क्रॉस कर रही है, सिटिंग इन अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जिसके अंदर एक आदमी बैठा है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर। तो बताना है कि कैसे टाइम निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, आप किसी एक ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी ट्रेन आपके सामने से जा रही है सेम डायरेक्शन में। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे सीधे जा रहे हैं,
यहाँ पे दूसरी ट्रेन भी सीधी जा रही है, इस ट्रेन में आप बैठे हैं और विंडो से आप झांक के देख रहे हैं दूसरी ट्रेन को। ऐसा कई बार होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसका। तो देखिए ऐसे आप देख चुके हैं, लेकिन अगर हम पूछे कि ये जो मैन है, ये जो खिड़की से आदमी देख रहा है, ये जो आप खिड़की से बैठ के देख रहे हैं दूसरी ट्रेन को, वो जो आदमी है उसे दूसरी ट्रेन कितने घंटे में या कितने मिनट में या कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी, उस खिड़की वाले आदमी को कितने मिनट में कितने टाइम में वो क्रॉस कर देगी। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं मैथ का यूज करके, मैथ के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन देख के। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इस टाइप के केस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है उसे लेते हैं, सेकंड ट्रेन की लेंथ को इग्नोर करते हैं, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ को लेते हैं, सेकंड ट्रेन की लेंथ को इग्नोर करते हैं, और फिर हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड कैसे, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इन सच केस द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन टू क्रॉस द मैन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन है, जिस ट्रेन में बैठा है, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसके लेंथ के बराबर है। टू कैलकुलेट द टाइम वी नीड टू कंसीडर रिलेटिव स्पीड टू ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन विल बी नॉट बी कंसीडर। जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। केस 5 एग्जांपल देख लेते हैं। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है जी साहब। हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन। कितना टाइम लेगी किसी मैन को क्रॉस करने में जब वो दूसरी ट्रेन के अंदर बैठा है जिसकी लेंथ 50 मीटर है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस जो हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है सेकंड ट्रेन के जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे नेग्लेक्ट करना है, उसे भूल जाना है, उसे इग्नोर करना है, उसे कंसीडर नहीं करना। तो डिस्टेंस हमारा 100 मीटर आ गया। स्पीड क्या हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड जो निकालते हैं रिलेटिव स्पीड, वो स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस लेते हैं। तो स्पीड 1 क्या है हमारा, तो स्पीड 1 है 90 किलोमीटर और स्पीड 2 है 36 किलोमीटर। तो यह आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, मतलब 54 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 से करेंगे। तो 18 या 54 होता है, 5 या 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम टाइम की बात करें, टाइम का कैलकुलेशन करें, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। डिस्टेंस हमारा 100 मीटर और स्पीड है हमारा 15। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो ये आ गया 6 या 18। 6 2/3 सेकंड में उस मैन को दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस कर देगी। 6 2/3 सेकंड में दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस कर देगी। 6 2/3 सेकंड में दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस कर देगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला केस है हमारे पास केस नंबर 6। ये जो लास्ट केस है हमारे पास, तो देख लेते हैं केस नंबर 6 की बात करते हैं। तो केस नंबर 6 में क्या बोला है, ट्रेन क्रॉस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन मूवमेंट कर रही है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में एक मैन बैठा हुआ तो उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो सेम क्वेश्चन है, बस अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो सेम करेंगे, बस जो स्पीड है उसका फॉर्मूला चेंज होके s1 + s2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है। जो लेंथ है फर्स्ट ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है उसे इग्नोर किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जो स्पीड है वो उनका समेशन लिया जाएगा। इसमें यही बोला गया है, इन सच केस द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन टू क्रॉस अ मैन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। टू कैलकुलेट द टाइम वी नीड टू कंसीडर रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। The length of the second train will not be considered. The length will be the second train will not be consider not be consider, मतलब कि कंसीडर नहीं किया जाएगा सेकंड ट्रेन की लेंथ को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन लिखा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 100 मीटर के बराबर। 100 मीटर के बराबर जो स्पीड है हमारा वो हो जाएगा 90 + 54 मीटर। 90 + 54 तो ये हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर।
जैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 9 से करूंगा 9 दूनी 18, 9 से करूंगा 9 एकम 9, 9 छक 54, ये हो जाएगा 8, 8 पंजे 40, तो 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम अगर निकालें हम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है जो 100/40 के बराबर आ जाएगा, तो 5/2 के बराबर आ जाएगा, जो कि 2.5 सेकंड का टाइम लेगा, 2.5 सेकंड का टाइम लेगा। मतलब कि 2.5 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी, 2.5 सेकंड में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर देगी। उम्मीद करूंगा ये सब समझ चुके होंगे आप लोग। एक बार देख लेते हैं इस सेशन में क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या हमने कवर किया। तो कुछ की पॉइंट्स पढ़े। पहला की पॉइंट्स था डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बीच रिलेशन। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बीच रिलेशन क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आई होप समझ चुके होंगे और इसका यूज भी समझ चुके होंगे कि अगर हम स्पीड निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है, अगर हम डिस्टेंस निकालें तो स्पीड इनटू टाइम करना होता है। ठीक है, बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा हमने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इजीली आप निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रिलेटिव स्पीड के बारे में डिस्कस किया हमने। रिलेटिव स्पीड के दो केस पढ़े हमने, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की। अगर सेम डायरेक्शन में दो व्हीकल मूवमेंट कर रहे हैं, दो व्हीकल चल रहे हैं, तो स्पीड जो है वो उसका डिफरेंस लिया जाएगा, मतलब S1 माइनस S2 क्या आएगा, मतलब फर्स्ट व्हीकल का स्पीड और सेकंड व्हीकल के स्पीड का डिफरेंस जो होगा रिलेटिव स्पीड के बराबर होगा। ऐसी हमने अपोजिट डायरेक्शन की बात करी। मान लीजिए एक व्हीकल इस साइड जा रहा है, एक व्हीकल इस साइड जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों व्हीकल्स जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो उनकी स्पीड है, फर्स्ट व्हीकल की स्पीड और सेकंड व्हीकल की स्पीड जो है वो प्लस कर दी जाएगी, उसका एडिशन लिया जाएगा। फर्स्ट व्हीकल की स्पीड और सेकंड व्हीकल की स्पीड जो है उसका एडिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड। फिर यूनिट कन्वर्जन देखा हमने कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमने कवर किया ट्रेन के बारे में। ट्रेन का केस 1 पढ़ा हमने कि ट्रेन किसी पोल को या किसी पोर्शन को क्रॉस करे तो फिर कैसे निकालते हैं। फिर केस 2 में हमने डिस्कस किया कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड केस में पढ़ा कि ट्रेन जो है किसी अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन के अंदर, तो कैसे निकाल सकते हैं। फिर केस 4 में पढ़ा कि ट्रेन जो है अगर किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। केस 5 की बात करते हैं कि अगर ट्रेन जो है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस करें तो कितना टाइम लगेगी, या कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर सेम डायरेक्शन की बात की जाए। अगर यही सेम क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो की पॉइंट्स हैं, इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस क्लास में हमने कवर किया। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सारे की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, समझ चुके होंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इजीली आप टैकल कर लेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसी पे बेस सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। सारे जो की पॉइंट्स थे, सारे जो बेसिक थे, वो मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का, तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए हम अपनी सीरीज को जारी रखेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करूंगा कि आप सेशन को एंड तक देख चुके होंगे और यहां तक आ चुके होंगे। यहां तक आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।